विद्यालय प्रबंधन में कैश बुक भरना निहायत ही पेचीदा कार्य होता है। काफ़ी तकनीकी पहलू होते हैं जिन्हें जानना, बारीकियों को जानना होता है ताकि किसी प्रकार का ऑडिट पैरा न बने। क्या है विधिवत कैश बुक मेंटेन करने का एक तरीका, आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास किया जा रहा है। अभी एसएनए सिस्टम के तहत एसएमसी खाते की कैश बुक को भरने में काफ़ी निजात मिली है, लेकिन चूंकि अभी एमडीएम और बाल गोपाल दूध योजना, जिनका एक संयुक्त खाता हमारा बैंक में होता है और उसको पीरियडिकली जब जब हम पेमेंट करते हैं तो कैश बुक भरनी पड़ती है। तो कैश बुक भरने की A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में दी जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपकी कोई ऐसी दुविधा थी जो दूर हो गई है। अगर नहीं हुई है तो ज़रूर बताने की कोशिश करें। आगामी सप्लीमेंट वीडियो में और प्रयास किया जाएगा कि इस संबंध में और नई जानकारी आपको दी जाए। चलिए जानते हैं कैश बुक भरने का विधिवत तरीका। कैश बुक की डिटेल्ड जानकारी शुरू करने से पहले एक इंट्रो इस बात का दिया जा रहा है कि कैश बुक में, जैसा कि हम जानते हैं, लेफ्ट पैनल में आय पक्ष होता है, राइट पक्ष में व्यय पक्ष होता है। यहाँ पर जिस दिन हम लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी दिन कैश बुक को भरा जाता है। ऐसे में मान लीजिए हम एमडीएम का अकाउंट खोलने जा रहे हैं बैंक में, तो प्रारंभिक शेष उस समय चूंकि जीरो होगा। बैंक में खाता खोलने के बाद उसमें या खाता खोलने के साथ 500 रुपये जमा करवाने होते हैं, चूंकि जीरो बैलेंस का अकाउंट नहीं खोला जाता है और अगर खोल दिया जाता है तो इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। तो 500 की एंट्री कैसे करेंगे? 1 तारीख को बैंक में खाता खोला जा रहा है, 1 तारीख को ही वाउचर नंबर 1, जिसमें ये लिखा जाता है कि संस्था प्रधान श्री XYZ के द्वारा बैंक खाता खोलते समय अपनी जेब से 500 रुपये अमानत राशि बैंक में नकद जमा करवाई। और वो 1 नंबर जैसे वाउचर होता है, यहाँ पर ये प्रविष्टि की जाएगी। और 70 नंबर पेज जो लेजर का होता है, लेजर के 70 नंबर पेज पर इसकी एंट्री होती है, जिसमें वापिस जब आप इसका पुनर्भरण करेंगे तो वो ये क्रेडिट एंट्री है, वो डेबिट एंट्री हो जाएगी। तो इस प्रकार बस एक प्रविष्टि की गई है। नीचे लाल से में जो ये महायोग लिखा गया है, तो महायोग में चूंकि हमारे पास नकद कैश इन हैंड शून्य है, ये 500 रुपये अब बैंक बैलेंस हो गए और जो इसका ग्रैंड बैलेंस है महायोग 500 रुपये। बस इसी की सीध में व्यय पक्ष में भी महायोग की यही प्रविष्टि, यही लाइन एज इट इज लिखी जाएगी, कॉलम यही रहेंगे। ये है कैश बुक का राइट पैनल और जिसे व्यय पक्ष कहेंगे। 1 तारीख की ही प्रविष्टि की जाती है, चूंकि इस दिन हम व्यय के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये 3 लाइनें लिखी जाएगी, जिसमें महायोग ये लाल स्याही से लिखा जाना होता है। इसकी सीध में ही ये महायोग आ गया। रोकड़ में हमारे पास कुछ नहीं है तो 0 ही आएंगे और ये 500 जो बैंक में जमा पड़े हैं 500, ये महायोग है। व्यय यदि कुछ नहीं हो रहा है तो ये जो बचत वाली प्रविष्टि की जाती है, लाइन लिखी जाती है, ये महायोग में से व्यय घटाने के बाद जो शेष बचती है वो है। यानी कि हमारे बैंक पासबुक में जो बैलेंस बताया जाएगा वो इससे मैच होना चाहिए। बस इतना करने के बाद इसी तारीख में 1 तारीख में कैश बुक को क्लोज करना पड़ता है। तो जमा और नाम यानी कि आय और व्यय दोनों ही जगह पर एसएमसी की सील के साथ हस्ताक्षर किए जाते हैं और कैश बुक क्लोज हो जाती है। आइए अब जानते हैं कैश बुक का मुख्य जानकारी जो सीखने योग्य है। कैश बुक कैसे मेंटेन करें, विस्तृत जानकारी इस पेज पर दी जा रही है। जाहिर सी बात है, ये कैश बुक का लेफ्ट पैनल जो जमा पक्ष है, आय पक्ष है। अब इसमें एक-एक प्रविष्टि को इतना बारीकी से समझाने की कोशिश की जा रही है कि शायद आपके इसके देखने के बाद कोई संशय नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर जो ये फिगर लिए हैं वो काल्पनिक है। 31 मार्च को कैश बुक को खोला है, ध्यान रहिएगा। 31 मार्च को ये काल्पनिक तिथि है, कैश बुक खोली जा रही है, जिसमें प्रारंभिक शेष पर कुछ फिगर लिखे हुए हैं वो भी काल्पनिक है। ये हमारा प्रारंभिक शेष है और वो बैंक में है। रोकड़ इन हैंड जो हमारे पास है, कैश इन हैंड, वो 0 है। अब देखिए, पिछली बार जो हमने कैश बुक को बंद किया था उस तिथि से लेकर
आज 31 मार्च की तिथि तक बीच अवधि में हमारे बैंक खाते में विभाग द्वारा या स्वयं बैंक के द्वारा समय-समय पर विभिन्न मदों में जो राशियाँ जमा हुई है, सबसे पहले उन्हें मेंशन किया जाएगा। तो देखिए, ये जो पहले कॉलम की तिथि है, वो प्रत्येक प्रविष्टि के लिए एक ही होगी। प्रत्येक प्रविष्टि के लिए एक ही होगी पहले कॉलम की तिथि। या कुछ लोग गलती कर बैठते हैं और जो जमा होने वाली तिथि यहाँ लिख देते हैं कि इस तारीख को ये राशि जमा हुई, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये दिनांक वही रहनी है पूरी। अच्छा, अब देखिए दिनांक, अब देखिए कैश बुक हम भर रहे हैं 31 मार्च को और पिछली कैश बुक जैसे 1 जनवरी को भरी थी, तो बीच अवधि में 5 जनवरी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा एलपीजी गैस सब्सिडी जमा। लेजर के 1 नंबर पेज पर इसको दर्शाया गया है। लेजर अलग चीज है, उस पर जिक्र थोड़ा बाद में करेंगे। 4 रुपए 21 पैसे ये सब्सिडी की एंट्री हो गई 5 तारीख की। 8 जनवरी को एक और सब्सिडी की एंट्री हो रही है। बैंक मद में जमा हुई है, नकद में कुछ नहीं है, योग में वही चीज आ जाएगी। फिर देखिए 10 तारीख को कार्यालय द्वारा पन्ना धाय बाल गोपाल योजना मद में कितने जमा हुए? 6500 रुपए। लेकिन हम जानते हैं कि दुग्ध योजना, जो ये बाल गोपाल दूध योजना है, उसके 3 मद है वापिस, एक चीनी, एक ईंधन और एक कुक का हेल्पर का मानदेय। तो बैंक में आपके पास जो पीडीएफ होगी देखने के लिए, तो 6500 रुपए की समेकित एंट्री होगी। उस समेकित एंट्री को कार्यालय से ये पता लगाना पड़ेगा कि किस किस हेड में कितनी कितनी राशि है, क्योंकि लेजर में इनके पृष्ठ अलग अलग होंगे, वाउचर इनके अलग अलग बनेंगे। तो चीनी मद में 2000 रुपए है, ईंधन मद में 3000 रुपए है और कुक कम हेल्पर मानदेय, ये हेल्पर दूध गर्म करने वाला है, 1500 रुपए की प्रविष्टि हुई है। ये तीनों ही बैंक में जमा हुई है, लेकिन बैंक डायरी में केवल 6500 रुपए का ही हवाला होगा। हो सकता है अलग अलग भी हो, अगर ये मदवार जमा करवाई जाते हैं कार्यालय द्वारा, तो अलग अलग भी हो सकती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिनांक 4 फरवरी को और 8 फरवरी को पुनः गैस की सब्सिडी जमा हुई है। एक छोटी सी लाइन लिखनी है तारीख सहित की, दिनांक 4/2 को आईओसी द्वारा एलपीजी गैस सब्सिडी जमा। 20 फरवरी को पीएम पोषण एमडीएम योजना के तहत 32,647 रुपए जमा, यानी कि हमारे जो बैंक की पासबुक है उसमें ये एंट्री है। जबकि अलग अलग हेड में यहाँ पर कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट सीसीसी, कुक कम हेल्पर सीसीएच और एमएमई, ये एमडीएम के 3 हेड है। एमएमई जैसा कि विदित है एक तरह की कंटीजेंसी होती है, जिसके द्वारा हम चूल्हे की नली ला सकते हैं, गैस स्टोव के लिए बर्नर ला सकते हैं या कोई मरम्मत करवा सकते हैं। अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की कुछ मरम्मत करवा सकते हैं या प्रिंटर का टोनर रिफिल करवा सकते हैं, ये एमएमई मद में होता है। तो ये इसका वापस क्लासिफिकेशन है। बैंक में ये 3 मदें हैं, 18,615, 13,782 और 250 रुपए। ये 20 फरवरी को जमा हुए हैं। उसके बाद 6 मार्च को पुनः सब्सिडी जमा, 9 मार्च को भी सब्सिडी जमा, लेकिन 25 मार्च को, देखिए हम 31 मार्च को कैश बुक भर रहे हैं, 25 मार्च को हमने एंट्री अपडेट करवाई तो पता चला कि बैंक के द्वारा ब्याज राशि जमा हुई है हमारे खाते में और वो है 1545 रुपए। अब लेजर में ये 30 नंबर पेज पर मेंशन है, ये 1545 रुपए ब्याज मद की राशि है। अगर हमारे पास चेक बुक पूरी हो जाए और जब नई चेक बुक जारी करवानी हो, तो चेक बुक का जो प्रभार है, जो चार्ज है, वो इस ब्याज मद से माइनस होगा। और दूसरी बात, आप अपनी तरफ से कोई अमानत राशि जमा करके जब पहली बार बैंक का खाता खोलते हैं, जैसे 500 रुपए जमा करवाए थे, तो वो 500 रुपए लेने का सही तरीका तो यह है कि आप एमडीएम के खाली कट्टे नीलामी करके उससे प्राप्त राशि को अपनी अमानत का पुनर्भरण कर सकते हैं, और नहीं हो तो फिर ये ब्याज मद से भी आप पुनर्भरण कर सकते हैं, आप अपनी अमानत ले सकते हैं।
खाली कट्टों की नीलामी से प्राप्त राशि, हाँ, देखिए 31 तारीख को ही एक 2 नंबर वाउचर डाल करके हमने जितने भी पोशार के खाली कट्टे पड़े थे, उन खाली कट्टों की नीलामी की। नीलामी का एक डिस्क्रिप्शन उस वाउचर में लिखा जाता है कि आज दिनांक इतने को इतने कट्टे जिसमें से पूर्ण रूप से सही हालत में ये थे, आंशिक कटे-फटे इतने थे और उसकी क्या रेट, क्या कुछ जो भी है। तो ₹450 हमारे पास उन खाली कट्टों की नीलामी से प्राप्त हुए हैं। ये हमारे पास कैश इन हैंड है। तो ये रोकड़ मद में लिखे जाएँगे, ना कि बैंक मद में। और 31 तारीख को ही हमने बैंक से कुछ राशि नकद उठाई है चेक के द्वारा, क्योंकि हमें जो एमडीएम और बाल गोपाल दुग्ध योजना की विभिन्न मदों का जो भुगतान करना है, तो वो चेक से भुगतान होता है, लेकिन कुछ भुगतान जैसे आटा चक्की वाले का है, कुछ सब्जी फ्रूट वाले का भी अगर चेक से नहीं होता है तो कैश दे सकते हैं। ₹4800 हमने ये जो जमा किए हैं, ये क्रॉस एंट्री कहलाती है। क्रॉस एंट्री का मतलब कि नाम पक्ष में अभी हम आगे देखेंगे, चेक के द्वारा वो बैंक मद से माइनस होगी और जमा में नकद मद में जमा होगी। चेक से आहरित राशि रोकड़ मद में जमा, और ये ₹4800 है। तो अब देखिए, ये कॉलम ये रोकड़ मद का है, ये बैंक मद का है, ये इसका महायोग है और ये वापस इन दोनों का योग है। तो ये जो महायोग की लाइन है लाल सिंह वाली, इसी की सीध में व्यय पक्ष में भी यही चीज आनी चाहिए, महायोग, रोकड़, बैंक और योग। तो ये कैसे आती है, इसको व्यय पक्ष को लेते हैं। वैसे रजिस्टर में ये दाएं बाएं होती है, मैंने थोड़ी सी सुविधा के लिए इसको ऊपर नीचे लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि समझने में कोई दुविधा होगी आपको। ये इसका व्यय पक्ष है। अब यहाँ सीखने समझने की काफ़ी चीज़ें आपके जो नए-नए टीचर्स होते हैं, उनको काफ़ी दुविधा होती है सीखने में कि कैश बुक कैसे भरी जाती है। यहाँ 31 तारीख को खोली थी कैश बुक, तो 31 तारीख का ही नाम पक्ष में भी, यहाँ पहले कॉलम में भी 31 तारीख का ही ज़िक्र होगा और पहले कॉलम में जो-जो प्रविष्टि हम लिख रहे हैं, कई बार एक प्रविष्टि में 3 लाइनों का काम पड़ता है। तो यहाँ तारीख एक कॉलम में लिखी जाती है, ये ध्यान देने की बात है, तीनों में लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। तो अब देखिए कि नामे पक्ष में लिखा है कि 15 जनवरी को बैंक द्वारा जारी चेक बुक का शुल्क या प्रभार ₹50 काटा गया है। ये ₹50 चेक बुक की फीस है जो बैंक द्वारा काटी गई है 15 तारीख को। तो ये तारीख है वो बढ़ते क्रम में आनी चाहिए, प्रयास ये रहे कि कहीं कोई एंट्री बीच में मिस न हो। और इसका जो लेजर पृष्ठ है वो 30 है, ध्यान रहे 30 में हम ब्याज मद की भी राशि लिखते हैं लेजर में। लेजर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो लेजर में 30 नंबर पेज पर ब्याज राशि का जमा पक्ष है और ये चेक बुक का जो प्रभार काटा गया है वो उसके नामे पक्ष में हो जाएगा। फिर 30 तारीख को ही चेक नंबर इतने की राशि नकद आहरित की, तो यहाँ पर भी 31/3/26 लिखा जाएगा। यहाँ मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि ये प्रविष्टि चेंज हो रही है, तो तारीख दोबारा लिखी जाएगी यहाँ पर। और ₹4800 ये ₹4800 बैंक ने माइनस कर दिए और हमें नकद दे दिए। तो हमने जमा पक्ष में क्या किया, उसको इस रोकड़ मद में जमा कर दिया उस पक्ष में। ये तो व्यय पक्ष है, आय पक्ष के रोकड़ मद में ये जमा कर दिया, बस यही क्रॉस क्रॉस एंट्री कहलाती है। और 31/3/26 को हमने बैंक को एक चेक दिया। देखिए, ऐसे से विजडम चैनल पर पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है कि एक ही चेक से मल्टी बेनिफिशियरीज को भुगतान किस प्रकार किया जाए। तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। हमने बैंक को एक चेक दिया और बेनिफिशियरीज की लिस्ट दी। बैंक ने वो चेक जो योरसेल्फ के नाम था, बैंक ने अपने खाते में जमा किया और फिर हमने जो साथ में दी गई बेनिफिशियरीज की लिस्ट को उसके अनुसार बैंक ने भुगतान किया है। यहाँ पर तारीख 31 ही आएगी। सबसे पहले देखिए, एमडीएम कुक कम हेल्पर मानदेय, 2 कुक कम हेल्पर का जिक्र है, 3 भी हो सकती है। यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा, आप नाम लिख सकते हैं उनका। तो 1 नंबर को 6,891, 2 को भी
2 नंबर को भी 6,891। और चूँकि वाउचर इन दोनों का एक ही बना है, तो लेजर पृष्ठ के 31 नंबर पेज पर इसका ब्यौरा होगा और वाउचर नंबर 3 बनेगा इसका। लगेगा 3 नंबर वाउचर लाल स्याही से लगेगा। और कुक कम हेल्पर संख्या में 1 हो, 2 हो, 3 हो, वाउचर उनका एक ही बनेगा। लेजर में 31 नंबर पेज पर उसका ज़िक्र होगा और कुल राशि बनती है 13,782। ये बैंक मद से माइनस हो रही है। बैंक ने जो भुगतान किया कुक कम हेल्पर के अलावा श्री, अब यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा है, आप कोषागार प्रभारी का नाम लिख सकते हैं, जिन्होंने गैस सिलेंडर अपनी जेब से भरवाए थे, लेकिन बाद में उनके बिलों का पुनर्भरण किया, 3,518 रुपये। श्री रामदेव किराना स्टोर एमडीएम की किराना सामग्री के बकाया बिलों का जो भुगतान किया है, ये दूसरी लाइन यहाँ इसकी यहाँ पूरी हो रही है। तो लेजर में 21 नंबर पेज पर इसका वाउचर नंबर 5 बनेगा और 8,412 रुपये। ये एमडीएम की किराना सामग्री का भुगतान है। फिर श्री जो भी नाम हो, पन्ना दाय बाल गोपाल योजना में निम्न भुगतान किया गया। गैस रिफिल राशि का पुनर्भरण। अब तो चूंकि देखिए इसमें व्यक्ति एक ही है जिसको हम गैस की राशि का पुनर्भरण कर रहे हैं, लेकिन एमडीएम और दूध योजना बीजीवाई बाल गोपाल योजना, इनके वाउचर अलग अलग बनते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर अलग एंट्री करनी पड़ेगी। तो 6 नंबर जो वाउचर बन रहा है वो गैस रिफिल की राशि बाल गोपाल योजना के मद की है। 15 नंबर पेज होगा लेजर का, 1759 रुपये, 2 टंकी है। और श्रीमती को पन्ना दाय बाल गोपाल योजना कुक हेल्पर का मानदेय है, जो दूध गर्म करने वाली महिला या जो भी हेल्पर कुक है उसका भुगतान किया जा रहा है। ये 7 नंबर वाउचर है और पन्ना दाय योजना में कुक के भुगतान की राशि बैंक से ही माइनस हुई है, जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आप यहाँ उसका हवाला दे सकता है कितनी राशि है। फिर है श्री बाबा रामदेव किराना स्टोर की बिल संख्या 235 की राशि। अब यहाँ पर बिल संख्या 235 इसलिए लिखा है, वाउचर नंबर 8 है, क्योंकि इसमें केवल चीनी का ही जिक्र है, जो कि अधिकतम 45 रुपए के भाव से हो सकती है, जो वर्तमान में चल रहा है। और कितने किलो चीनी आई है, तो ये 20 किलो चीनी के 900 रुपये बनते हैं। तो ये जो चीनी है वो इस योजना के तहत है, तो इसका वाउचर क्रमांक 8 हो गया, बैंक मद में से ये माइनस हो गई। अब देखिए आगे वाउचर क्रमांक 10 और 11 जो है वो एक्सीलेंट कंप्यूटर्स के बिल संख्या 96 की राशि का भुगतान। अब ये बैंक ने भुगतान किया है, ये 250 रुपये। जब हम वाउचर बनाएंगे तो इसमें हम कंप्यूटर का प्रिंटर का जो टोनर रिफिल का वाउचर होगा, बिल होगा, वो उसके साथ वाउचर बनेगा। और लेजर में 20 नंबर पेज पर इसका जिक्र होगा। महादेव फल एवं सब्जी भंडार के वाउचर दिनांक 31 की बकाया राशि का नकद भुगतान किया, ये नकद भुगतान किया जाए। तो हमने चेक से जो पैसे उठाए हैं वो इस 11 नंबर वाउचर की राशि को नकद भुगतान कर रहे हैं। आय पक्ष में वहां हमने जमा किए थे, अब व्यय पक्ष में यहाँ नामे कर रहे हैं रोकड़ मद से। इंडियन आउटलेट जो भी एक आउटलेट है इंडियन का, वहां से बिल नंबर 45 है, उसकी राशि का भुगतान किया 450 रुपये। ये हमने गैस की नली खरीदी है, उसका भुगतान किया गया है। तो ये दोनों एमएमई की राशि है। उसके बाद यहाँ ध्यान देने की बात है कि पहले जितना व्यय हुआ है उसको योग कर लें। तो ये राशि है 5250 रुपये हमने रोकड़ खर्च की है, 33,471 हमने बैंक से ही माइनस की है, व्यय की है, और इन दोनों का योग है वो 38,721 रुपये हो गया है। तो पहले ये व्यय लिखा जाना होता है। ये जो महायोग की प्रविष्टि है वो आय पक्ष से एज इट इज यहाँ पर लिखी जानी होती है। जो आय पक्ष का योग है वही यहाँ पर लिखा जाना होता है, जैसे ये हुआ है, बस यही लाइन वहां लिख दी जानी है। फिर क्या होता है, महायोग में से व्यय की तद अनुरूप राशि घटा करके शेष को बचत में लिखना है। तो अब हमारे पास 5250 रुपये जो रोकड़ मद में थे वो हमने खर्च कर दिए, शेष जीरो बचा।
लेकिन बैंक में जो 86,352 रुपये 91 पैसे का बैलेंस था, उसमें से हमने व्यय किया है 33,471 रुपये। तो हमारे पास बचत कितनी है? 52,881 रुपये 91 पैसे। और यही बचत यहाँ पर योग में आ रही है। और यही राशि हमारे जब बैंक डायरी अपडेट करवाएंगे तो उसमें बैलेंस में शो होनी चाहिए। ये राशि हमारे बैंक बैलेंस में पड़ी है। डायरी अपडेट करवा करके इसका पता किया जा सकता है। किसी प्रकार की त्रुटि आए तो एक बार वापस चेक किया जा सकता है। और लास्ट में जब हम कैश बुक को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर अध्यक्ष और सचिव की सील आय पक्ष में भी और व्यय पक्ष में भी लगानी होती है, सिग्नेचर करने होते हैं। कैश बुक को क्लोज कर दिया जाता है। सीएफ और बीएफ क्या होते हैं कैश बुक के मामले में? मान लीजिए ये कैश बुक के आय पक्ष का निचला भाग है। अब यहाँ पर कैश बुक का पेज नंबर 1 है और कैश बुक यहाँ खत्म हो रही है, लेकिन जमा की प्रविष्टियां अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है और भी आगे है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि अंतिम लाइन में सीएफ, सीएफ का मतलब होता है, सीएफ का मतलब होता है कैरीड फॉरवर्ड, अर्थात ये चीज आगे जाएगी और फिर अगली प्रविष्टियां ज्यो ज्यो हम जमा की करेंगे उसमें ये राशि जुड़ जाएगी। तो इसको कहते हैं कैरीड फॉरवर्ड। इसी प्रकार कैश बुक का ये व्यय वाला पेज, राइट पैनल, जिसमें हम जो खर्चा बता रहे हैं, खर्चा बताते बताते अभी कुछ और प्रविष्टियां भी रह गई है और हमें पेज को टर्न ओवर करना है, पेज चेंज करना है। तो इसमें भी कैरीड फॉरवर्ड लिखा जाएगा, अर्थात ये योग आगे कैरी किया गया। कैरीड फॉरवर्ड के बाद आइए जानते हैं कि ब्रॉट फॉरवर्ड क्या होता है। बीएफ, बीएफ का मतलब होता है ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब ये जो आय पक्ष का है, तो पिछले पृष्ठ पर हमने जो जो चीजें जमा पक्ष में ली थी उनका योग ये है। उसके बाद की जो प्रविष्टियां हम यहाँ पर ले रहे हैं, गैस की सब्सिडी है, बैंक द्वारा ब्याज मद है, खाली कट्टों से नीलामी की जो भी, तो अब ये इसके बाद आगे जमा होती जाएगी और कुल मिला के 1 2 3 4 5, ये 5 प्रविष्टियां और जुड़ करके इसका महायोग ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बी एफ लिखा जाता है, न कि प्रारंभिक शेष या पिछला शेष, अर्थात पिछले पृष्ठ पर सी एफ लिखा जाता है कैरीड फॉरवर्ड और यहाँ लिखा जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड, अर्थात वो योग है पिछले पेज के अंत वाला, वो यहाँ लाया गया है। तो अब बैंक में जो जो राशि जमा हुई है वो इसके ऊपर जमा होगी। अब यहाँ पर हम कैश बुक को क्लोज कर रहे हैं। हाफ पेज हालांकि नीचे खाली पड़ा है, पर जहाँ कैश बुक को क्लोज किया जाता है वहां पर एसएमसी की सील के साथ हस्ताक्षर होते हैं और यही प्रविष्टि वापिस नाम पक्ष में भी, व्यय पक्ष में भी की जाती है। ये व्यय पक्ष है, यहाँ पर बी एफ ब्रॉड फॉरवर्ड और ये राशि ब्रॉड फॉरवर्ड की गई। इसके बाद जो जो व्यय किए गए हैं, रोकड़ मद की राशि व्यय हुई है, तो ये इसमें योग में आ गया, व्यय बचत महायोग। लेकिन महायोग की सीध में ही ये महायोग आना चाहिए। हमें सबसे पहले महायोग की राशि दर्ज कर लेनी चाहिए, फिर व्यय पक्ष में रोकड़ मद में हो या बैंक मद में वो राशि लिख करके इसका योग कर देना चाहिए। उसके बाद महायोग में से व्यय को घटाकर शेष जो राशि राशि आएगी वो राशि बचत कहलाएगी। इस बचत की प्रविष्टि को ब्लू इंक से लिखा जाना होता है और बाकी को रेड इंक से। और ये जो शेष राशि बचती है यही हमारी बैंक पासबुक में प्रविष्टि कराने पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो हमारी कैश बुक सही भरी हुई है। इतना करने के बाद कैश बुक को क्लोज, यहाँ पर सील आ जाती है और ये है ओवरऑल कैश बुक भरने की प्रक्रिया। इसमें कहीं आपको कोई दुविधा हो तो वीडियो को पॉज करके किस वाउचर की प्रविष्टि की क्या ड्राफ्टिंग होती है ये देखी जा सकती है। इस प्रकार वाउचर क्रमांक देते हुए, इसमें वाउचर क्रमांक दिया नहीं है तो 11 के बाद 12 आएगा। और ये लेजर है, तो लेजर के संबंध में जानकारी अगले वीडियो में देने के प्रयास किया जा रहा है।
साथ ही ये भी बताया जाएगा कि जो हम वाउचर बनाते हैं तो वाउचर के ऊपर किस प्रकार की व्यवस्थित ड्राफ्टिंग लिखी जाती है, ताकि ऑडिट के समय सुव्यवस्थित अकाउंटिंग हमारी नज़र आए। एक झलक आय और व्यय दोनों की एक साथ कैश बुक में, जैसा कि हम जानते हैं लेफ्ट पैनल में आय है, राइट पैनल में व्यय है। तो ये इसका प्रारंभिक शेष है और ये पृष्ठ यहाँ पर चूंकि खत्म हो रहा है तो सीएफ को बॉटम में एक लाइन में ये लिखा जाता है और अगले पृष्ठ पर कैश बुक के, जो कि ये आय पक्ष है, ये व्यय पक्ष है, ये सीएफ को बीएफ कर दिया है, अर्थात ब्रॉट फॉरवर्ड। ये आय पक्ष, ये व्यय पक्ष, और फिर जो जो प्रविष्टियां इसमें जमा में या खर्च में बतानी है वो बताने के बाद ये जो 3 लाइनों वाला व्यय पक्ष में ये अंत में लिखा जाएगा और फिर यहाँ पर सील के साथ साइन होंगे। ध्यान देने की बात है कि जो वाउचर संख्या है वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। अगर आप प्रति वर्ष 1 अप्रैल से वाउचर संख्या 1 से शुरू करते हैं तो ये थोड़ा अनुकूल रहता है, कंटिन्यूस भी कर सकते हैं। और लेजर पृष्ठ जो 21 नंबर पर इस भुगतान का हवाला है, लेजर पृष्ठ में वापस कैश बुक के पृष्ठ का हवाला होता है। जैसे ये 1 नंबर है तो 1 नंबर आएगा, 2 है तो 2 आएगा। तो वो पृष्ठ की काउंटर संख्या लिखी जाती है, लेजर की कैश बुक में, कैश बुक की लेजर में। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार कैश बुक को विधिवत संधारित किया जाता है और तदनुरूप लेजर को मेंटेन किया जाता है। अगले वीडियो में बताने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार बिल और वाउचर फाइल को मेंटेन किया जाता है, किस प्रकार वाउचर के क्रमांक दिए जाते हैं, वाउचर बनाते समय क्या लैंग्वेज, किस प्रकार की ड्राफ्टिंग बनानी होती है, ताकि एक सुव्यवस्थित तरीके से जब कभी ऑडिट हो उसकी तो उसमें कोई पैरा नहीं बने। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, एसएसए विजडम।